मम्मी मुझे पीजी नहीं करना है प्लीज़ मम्मा आप बात करो ना सबसे मुझे आईएएस अधिकारी बनना है प्लीज़ मम्मा एक बार आप पापा से बात कर लो ना प्लीज़ मम्मा। एक लड़की जो कब से अपने मम्मी से रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही थी। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ अब जो तेरे पापा ने बोल दिया है उसके आगे मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती इसलिए बेटा जो पापा बोल रहे हैं उसको कर ले क्यों अपने पापा का गुस्सा बढ़ा रही है। तू तो जानती जब से वो सब कुछ हुआ है तेरे पापा तुझसे सही से बात तक नहीं करते हैं। गुड्डू बेटा एक बात याद रखना जा तो रही है वहाँ पर लेकिन जो चीज़ कुछ साल पहले हुई थी अब वो ना नहीं तो मुझे खुद नहीं पता कि तेरे पापा क्या कर सकते हैं। इसलिए बेटा लड़की है तू अगर इज्जत चली गई ना तो कभी भी वापस नहीं आएगी इसलिए अगर ये सब करना होगा तो सबसे पहले अपनी इस फैमिली को मार देना उसके बाद में ये काम करना अब आगे से कोई भी बात मत करना अपने पापा से समझी मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ लेकिन तू है कि कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है। नमिता जी अपनी बेटी सोनम को डांटते हुए बोली। हम सब तो यहाँ लखनऊ में है इसलिए हम तो देखने भी नहीं आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं होना चाहिए समझी। नमिता जी बोली मम्मा क्यों आप ऐसे बोल रही है आप अपने ही बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे गिरा रही है। मम्मा और जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है प्लीज़ मम्मा मैं आज के बाद में कभी कुछ नहीं कहूँगी आप लोगों का जो करने का मन करे करिए लेकिन प्लीज़ मम्मा कम से कम आप मेरे से ऐसे बात मत किया करिए मुझे बहुत दर्द होता है मम्मा प्लीज़ मम्मा। सोनम रोते हुए बोली मुझे भी पता है दर्द होता है इसलिए याद रखना अब मैं कुछ नहीं कहूँगी जल्दी से रेडी हो जाओ तुम्हारे भाई और पापा इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा देर मत करना। नमिता जी इतना बोल करके निकल गई थी। वही सोनम रोते हुए अपने सामान को पैक कर रही थी। उसके बाद में पैक करने के बाद में अपना बैग लेकर के नीचे आ गई थी। और फिर तब तक बाहर घर के सभी लोग खड़े हुए थे। सोनम सबका आशीर्वाद ली उसके बाद में निकल गई थी। सोनम एक भी बार अब आंसू नहीं बहाए और कुछ देर के बाद में सोनम नलिन जी और नमन एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सोनम को छोड़ने के लिए नलिन जी जा रहे थे इसलिए नमन सबको छोड़कर के घर के लिए निकल गया था। वही सोनम रोते हुए अपने सामान को पैक कर रही थी। उसके बाद में पैक करने के बाद में अपना बैग लेकर के नीचे आ गई थी। और फिर तब तक बाहर घर के सभी लोग खड़े हुए थे। सोनम सबका आशीर्वाद ली उसके बाद में निकल गई थी। सोनम एक भी बार अब आंसू नहीं बहाए और कुछ देर के बाद में सोनम नलिन जी और नमन एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सोनम को छोड़ने के लिए नलिन जी जा रहे थे इसलिए नमन सबको छोड़कर के घर के लिए निकल गया था। वही सोनम अपने पापा के साथ में फ्लाइट में बैठी हुई थी। सोनम के पापा ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि एक एकदम से अजनबी हो। सोनम भी अपना सिर पीछे करके बैठी हुई थी। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे और फिर तभी सोनम के दिमाग में उसके मम्मी की बात घूमने लगी थी। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद में फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई थी। सोनम और नलिन जी दोनों लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद में अपना बैग लेकर के सोनम नलिन जी के साथ में चल रही थी। तभी एक गाड़ी आकर के रुकी और उस गाड़ी से एक लड़का निकला जिसको देख करके नलिन जी एकदम से खुश हो गए थे। शरद कैसे हो बेटा नलिन जी गले मिलते हुए बोले। बस अंकल मैं एकदम ठीक हूँ पापा ने भेजा कि आप आ रहे हैं इसलिए मैं आ गया। तभी शरद की नज़र सोनम पर गई जो बहुत ही ज़्यादा संकोच में खड़ी हुई थी। सोनम को देख करके शरद अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। हेलो सोनम मैं शरद। लड़का बोला नमस्ते। सोनम अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। शरद अपना हाथ पीछे कर लिया उसके बाद में सभी लोग आकर के गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी इस समय दिल्ली के सड़कों पर घूम रही थी और सोनम उन सड़कों को देख रही थी जो सब कुछ छोड़कर के पीछे चली आ रही थी। सोनम की आंखें कहीं नहीं तो कहीं नम थी। सोनम चाह करके कुछ न बोल सकती थी और न ही कभी कुछ कह सकती थी। सोनम बस आंख में आंसू लेकर के सब कुछ देख रही थी। अच्छा बेटा गाड़ी यही रोक दो हम सोनम को हॉस्टल में छोड़ करके ही घर चलते हैं। नलिन जी बोले तो शरद भी कुछ नहीं बोला और सोनम गाड़ी का गेट खोल करके बाहर आ गई थी। और उसके बाद में सोनम के पापा भी बाहर आ गए थे। सोनम अपना बैग लेकर के चल रही थी। तभी नलिन जी सोनम को कुछ देते हुए बोले जाओ वहां पर जो मैम है उनसे बात कर लो उसके बाद में कुछ आईडी देख करके अंदर जाओ और ध्यान से पढ़ाई करना मुझे शिकायत का मौका न मिले समझी जाओ अब। नलिन जी बोले पापा। सोनम नलिन जी के पैर को छूते हुए बोली लेकिन नलिन जी कुछ नहीं बोले। पापा प्लीज़ एक बार सही से बात कर लीजिए मैं सच बोल रही हूँ पापा मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भर सोनम आगे कुछ बोलती तब तक नलिन जी बोल पड़े। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं। कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोकदार आवाज आती है। मैंने कहा था ना मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई।
लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरों का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आए और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अन्या? अन्या ने हाँफते हुए कहती है, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यंका? देखो यही कहीं होगी। तभी उनके साथ आए अन्या कहती है, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहां दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती है और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी, हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र रॉय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया? आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था। वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा, जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत